नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। यूसीसी पर एक बार पुनः चर्चा आरंभ हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि गुजरात प्रदेश चुनाव में जा रहा है। वहां पर एक कमेटी बना दी गई है कि यूसीसी का अध्ययन करे, समान नागरिक संहिता का अध्ययन करे और उस पर सुझाव दे। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी बात हो रही है। और आज कांग्रेस के जो अनाधिकारिक जो प्रवक्ता है, लेकिन अनाधिकारिक होते हुए भी बहुत अधिकार रखते हैं, पी चिदम्बरम जी, उन्होंने भी एक बात कह दी है कि भाई सबको पता है कि यह कार्यक्रम राज्य नहीं लागू कर सकते, लेकिन उसके बाद भी चुनावों के चक्कर में यह राज्यों में किया जा रहा है। वैसे तो मैं बता दूं आपको, यदि इसका जो लीगल पहलू है वो ये है कि ये पर्सनल लॉज जो है वो सारे के सारे जो लिस्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की, यानी जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, उस समवर्ती सूची के एंट्री 5 यानी सीरियल नंबर 5 पर यह है पर्सनल लॉज की कैटेगरी आती है। इसका मतलब यह है कि इनको पार्लियामेंट भी लागू कर सकती है और राज्य भी लागू कर सकते हैं। तो राज्य लागू यदि कर सकते हैं और राज्य वहाँ पर लागू कर सकते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का सेंट्रल लॉ ना हो, वहाँ पर राज्य लागू कर सकते हैं। तो राज्य लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये प्रश्न जो है ये अवश्य आएगा कि राज्य लागू करेंगे तो इस समय जो लॉज इस समय जो लागू है, जैसे कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को ओवरराइड करना होगा तो एक राज्य का जो कानून है वो कैसे करेगा? या हिंदू कोड बिल है, वो सेंट्रल एक्ट है, उसको राज्य का कानून कैसे करेगा? तो अंततः ये सारे राज्य जो है वो बना के और इसको भेज देंगे सेंटर के पास और कहेंगे कि साहब इसकी जो है प्रेसिडेंशियल एसेंट दे दीजिए। तो ये जो चोरी चोरी चुपके चुपके करने वाली जो एक टेंडेंसी है भारतीय जनता पार्टी की, कि जितने भी सुधार के कार्य हैं, जितने भी रिफॉर्म के कार्य हैं, उनको सीधे सीधे न करके चोरी चोरी चुपके चुपके किया जाए। ये मुझे लगता नहीं कि ये जो पर्सनल लॉ में या यूसीसी समान नागरिक संहिता लाने का जो कार्य है उसमें ये सफल हो पाएंगे। बार बार ये गोवा का उदाहरण देते हैं, लेकिन गोवा का जो एक्ट है वो प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो 1858 का एक्ट है। यानी वो पोर्चुगीज राजा ने, और वो उसका जो आरंभ भी होता है वो होता है कि पोर्चुगीज राजा के नाम पर वो एक्ट लागू है। उसमें सबसे पहले पोर्चुगल के उस समय के राजा का नाम लिया जाता है और उसको हमारे आर्टिकल 372 के अंतर्गत, जिसमें यह अधिकार है राज्य को कि वो पूरे इंडिपेंडेंस के पहले के, स्वतंत्रता के पहले के जो भी कानून हैं उनको स्वीकार करके और उनको अडॉप्ट करके और लागू कर दे, उसके अंतर्गत वो चल रहा है गोवा में। तो गोवा तो वैसे भी 1962 में ही आया भारत के पास, उससे पहले तो था नहीं। तो ये अलग अलग राज्य अलग अलग जो कर रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा, ये समझने की भी बात है। इसे जैसे चिदम्बरम जी जो कुछ कह रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तो दम अवश्य है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी है। उत्तराखंड के किसी लड़के ने उत्तर प्रदेश की लड़की से ब्याह किया। अब उत्तर प्रदेश की लड़की जो है, ब्याह जो है वो मुरादाबाद में हुआ, लड़का जो है वो मुरादाबाद की सीमा से लगता हुआ उधम सिंह नगर है, वहाँ का है। अब ये बताइए कि यदि ये डिस्प्यूट होगी तो क्या होगा? शादी तो लड़की के घर पे मुरादाबाद में हुई, लड़का जो है वो काशीपुर में है। अब इनमें यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो फिर क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे ये प्रश्न उठ खड़े होंगे। और वैसे भी जो यूसीसी के जो मुख्यतः जो प्रश्न हैं, और जिसको हम कहते हैं कि हम एक कानून बनाएंगे, देखिए एक कानून, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो सिविल कोड में एक कानून वैसे भी लागू है। सिविल लॉ जो भी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ हो, चाहे वो साहूकारी का लॉ हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लॉ हो, चाहे वो रेवेन्यू लॉ हो, वो सारा का सारा जो है वो एक है सभी के लिए। केवल पर्सनल लॉज जो हैं वो अलग अलग हैं।
तो इसका एक्चुअली जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका नाम यूनिफॉर्म पर्सनल कोड होना चाहिए मेरे विचार से। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना भी इसको कोई उचित बात नहीं है, इसको यूनिफॉर्म पर्सनल कोड कहना चाहिए या यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बोलना चाहिए। और यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ इस प्रकार होना चाहिए कि इसके जो सिद्धांत हैं वो एक हों और उसके बाद फिर उन सिद्धांतों के अनुसार जो अलग अलग कानून हैं वो बन सकें। इसमें अधिकतर जो कानून हैं वो हिंदू कोड बिल जब लाया गया था तो जितने भी प्रगतिशील विचारधारा थी वो सारी की सारी हिंदुओं के ऊपर उनका प्रयोग कर लिया गया था। संयोग नहीं था, वो प्रयोग था और वो पूरा का पूरा प्रयोग हिंदुओं के ऊपर कर लिया गया क्योंकि हिंदू तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो जो है एक प्रकार से सहिष्णु लोग हैं, वो सड़क पर नहीं उतरते, दंगा नहीं करते, दंगा तो क्या गाली गलौज भी नहीं करते, एक प्रकार से हर चीज़ को मान लेते हैं आसानी से, राजसत्ता को मानते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर लागू कर दिया गया। मुसलमानों के लिए नेहरू जी ने कहा कि अभी इसके लिए मुसलमान तैयार नहीं है। तो भाई हिंदुओं से पूछा था क्या तुम तैयार हो? और अब जब लागू होने की बात हो रही तो अब क्या समस्या है? बिना किसी विवाद के जो महिलाओं के विवाह और महिलाओं के तलाक, महिलाओं के सक्सेशन, इसके जो कानून हैं, गार्जियनशिप इत्यादि के जो भी कानून हैं उनके सिद्धांत हर प्रकार से एक होने चाहिए। आधुनिक भारत में ये नहीं हो सकता कि दो पड़ोसी जो है वो अलग अलग कानूनों के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु पर उससे संपत्ति इनहेरिट करें और बच्चों की गार्जियनशिप जो है वो भी शरीयत के हिसाब से चले। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट तो तुरंत प्रभाव से रिपील होना चाहिए, वैसे भी मैं ये मानता हूँ। आप ये देखिए कि केरल में यदि हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की इतनी जो हिंसा बढ़ रही है, इतनी जो कट्टरपंथी बढ़ रही है, वो इसी कारण है कि केरल में पहले ये शरीयत नहीं लागू होती थी। वहाँ केरल का जो मातृसत्तात्मक जो कानून था, मैट्रिलिनियल, वो लागू होता, लेकिन अब जो है तरह तरह के नाटक हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत तो भारतीय जनता पार्टी को भी चिदम्बरम जी की बात सुननी चाहिए और एक कानून लाना चाहिए पार्लियामेंट के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम।